नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए बात करते हैं गणित पेडागोजी 2020 सीटेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न हमारा। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पे। लेकिन बता दें कि जो प्रश्न आज लिए गए हैं इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, हर प्रश्न पे एक साक्ष्य जो उसके उपस्थित हैं एनसीईआरटी ने क्या माना है उसे रखा जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो मतभेद रहता है कि ये गलत है ये सही है उसे दूर किया जा सके। ठीक है, तो पहला देखिए क्या करा है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को हम विद्यालय में किस प्रकार से रख सकते हैं बच्चों की समझ। ठीक है, तो पहला करा है कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी होता है। दूसरा करा है कि ये स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। और तीसरा करा है कि इससे संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षकों से चर्चा करनी चाहिए। और तीसरा करा है कि गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आंसर सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अशिक्षित दुकानदार है इसका प्रयोग वो किस प्रकार से दुकान में लेन देन में करता है, इसके लिए हम जो शिक्षक है उसको कक्षा में शिक्षकों द्वारा चर्चा करनी चाहिए बालक और शिक्षकों की। इसका समय आने पे हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या माना है। एनसीईआरटी इसे कैसे रखी है, तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि गणित के लिए अनपढ़ दुकानदार यानी अनपढ़ जो दुकानदार है गणित के इस्तेमाल कैसे कर रहा है इस विधि का कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए, ताकि जो अवधारणा की गतिविधि है उसको समझने में छात्रों को मदद मिले और आवश्यकता आने पर इसे इसे सफलतापूर्वक रख सकें, हम भी प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो था तीसरा सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए दूसरा ये करा है कि गणित शिक्षक। ठीक है, यहाँ पे करा है कि एक शिक्षक है गणित की कक्षा में बच्चों के विषम यानी विषम की बात कर रहा है कि कोई अलग विषय पढ़ने वाला है, कोई हिंदी पढ़ने वाला है, कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला है, उन सभी विषयों को कैसे, उन सभी बालकों को कैसे संभाला जा सकता है एक शिक्षक के द्वारा, गणित शिक्षक के द्वारा। पहला करा है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूह में रख के। ठीक है, दूसरा करा है कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर ताकि एक दूसरे से सीख सके। ठीक है, परस्पर परिचर्चा करें। ठीक है, चर्चा पर चर्चा करके एक दूसरे से सीख सकें। और तीसरा कह रहा है कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल गृह कार्य देने की बात कर रहा है। ठीक है, जटिल गृह यहाँ ये देखिए कठोर रुख अपना रहा है, ये भी गलत हो गया हमारा। और चौथा करा कि एक ही क्षमता वाले प्रश्न, यहाँ पे देखिए एक ही क्षमता यानी सिर्फ गणित पढ़ने वाले बालक हैं उनको समूह में रखकर यानी उनके समूह की बात करा है, यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे देखिए विषम समूह की बात किया है तो यहाँ पे एक ही की बात कर रहा है, दो हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा दो। ठीक है, दो यानी पहला और दूसरा, तीन में से कौन सा सही है जल्दी से बताइए, पहला सही होगा या फिर दूसरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, अलग अलग क्षमता वाले यानी अलग अलग क्षमता वाले जो बच्चे हैं उनको समूह में रखकर यानी जो अलग अलग विषम क्षमता वाले जो बालक हैं उनको समूह में रख के उनके ताकि वो एक दूसरे से परस्पर सहयोग के माध्यम से चर्चा पर चर्चा के माध्यम से सीख सकें। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरा। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या माना है। देखिए एनसीईआरटी ने ये माना है कि ठीक है एक समूह बनाना चाहिए यानी बच्चों में समूह बनाना चाहिए। ठीक है, जो विभिन्न शैली वाले छात्र हैं समूह छात्र, ताकि वो छात्र आपस में क्षमता विकसित कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है, परस्पर समूह चर्चा के माध्यम से सीख सकें और क्षमताओं वाले बच्चों को यानी जो विषम क्षमता वाले बच्चे हैं समूह में संभाला जा सकता है, इसे संभाला भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि गणित में सीखने का प्रतिफल इसलिए विकसित किया जा सकता है। ठीक है, गणित सिखाने में यानी सीखने में प्रतिफल विकसित किया जा सकता है ताकि पहला कह रहा है कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियां बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा कह रहा है कि बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता को कौशल में परिभाषित यानी बालक जो होती हैं उनके जो जितने सीखे हैं सिर्फ उससे तात्पर्य रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो गया। और यहाँ पे कह रहा है वर्ष के अंत में परीक्षा यानी जो बालक को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, वर्ष में परीक्षा देने की बात कर रहा है कि उस सिर्फ पेपर दें। ठीक है, जितना पढ़ाया गया है उससे संबंधित बस पेपर देने के लिए तैयार। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि गणना के लिए बच्चों को लघु यानी छोटी छोटी विधियों को बताना चाहिए। ठीक है, ये गलत है हमारा। यहाँ पे देखिए विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों वाला हमारा सही होगा। ठीक है, तीसरे का पहला सही होगा। आप लोग भी बहुत बढ़िया करते चल रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को।
शेयर कर दीजिए और अपनी संख्या बढ़ाइए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए। चलिए देखते हैं तीसरा हमारा इसका एनसीईआरटी ने क्या माना है। देखिए एनसीईआरटी ने कहा है कि गणित सिखाने के लिए परिमाणों से देश की किसी भी आर्थिक गतिविधि जैसे सर्वेक्षण, जनगणना आदि के औसत को वृद्धि में कमी शामिल करने की विभिन्न गतिविधियों में संचालित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर पहला सही था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। चौथा ये करा कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है। ठीक है, ये गतिविधि यानी कक्षा में कौन सा कार्य हो रहा है जो एक गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है। पहला कह रहा है कि बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन करना, यानी बालक जो है गिनती को कविता के माध्यम से पढ़ें। और यहाँ पे दूसरा करा है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट पर से नकल मारना। ठीक है, यहाँ पे नकल मारने की बात करा है तो इससे ही गलत हो गया। तीसरा करा है कि बच्चों का अन्वेषण, यहाँ पे खोज की बात कर रहा है। ठीक है, खोज के द्वारा बात कर रहा है। और चौथा करा है कि शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए चौथे का आंसर जो होगा हमारा तीसरा राइट होगा। ठीक है, अन्वेषण यानी खोज। ठीक है, खोज जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा सही होगा। खोज के माध्यम से बालक जो होते हैं गतिविधि कार्य करते हैं। ठीक है, गतिविधियों में सीखते हैं। ठीक है, खोज के माध्यम से अन्वेषण जहाँ भी आ जाए प्रश्नों में आप लोगों को, जहाँ भी बच्चों से संबंधित अन्वेषण आ जाए उसे आप लोग खोज समझिएगा और खोज जहाँ हो गया उसे राइट आंसर समझिएगा। ठीक है, तो चौथे का हमारा तीसरा राइट होगा। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या माना है। देखिए एनसीईआरटी ने क्या माना है, इसे देख लेते हैं कि अन्वेषण में लगे बच्चों कक्षा गतिविधि में से एक है, यानी अन्वेषण जो है कक्षा में गतिविधि में से एक है। और क्योंकि इसे समूह में साथियों से मदद, प्रोजेक्ट या समूह में गतिविधि की दी जा सकती है जहाँ जहाँ वे विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, यानी खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा राइट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं। आज प्रश्नों को बहुत ही तेजी से करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या, यहाँ पे देखिए पूर्व यानी पहली संख्या की अवधारणा के रूप में सिखाने के लिए आवश्यक नहीं। यहाँ पे जो पहली संख्या पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है, उसे कौन सी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गिनती सिखाने के कौशल में तो पहला करा है क्रमबद्धता, दूसरा करा संख्या का नाम यक्षतिक रूप पढ़ाना, और यहाँ पे करा है समूह बनाना, और चौथा करा है कि एक संगतता। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं की बात किया है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर कौन सा होगा। तो पांचवें का आंसर जो होगा हमारा तीसरा राइट होगा। ठीक है, समूह। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी ने क्या माना है। आज हम साक्ष्य लेकर चलेंगे सामने आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है गिनती की क्रमबद्धता संख्या प्रणाली सरलीकरण की अवधारणा। ठीक है, अवधारणा को अधिगम के द्वारा सिखाया जा सकता है, जिसमें ऐसा करने से संख्या के छात्रों को समूह में शामिल नहीं होता। ठीक है, समूह में शामिल नहीं होता। सीखिए गिनती सिखा सकते हैं आप कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो था तीसरा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठा हमारा क्या कर रहा है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, छठा हमारा ये कर रहा है कि एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, उसमें लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ के बारे में कौन क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि बच्चे ने खुद पूछा है क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो यानी बालक में जो है क्षेत्रफल यानी जो भी है उसके बारे में उसे पता है, तभी तो पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ पे पहला करा है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचारों का आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। दूसरा कह रहा है कि बच्चा सही कह रहा था कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाणों की अवधारणा के बीच में उलझन में है। और चौथा कह रहा है कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बच्चे को पता था कि क्षेत्रफल के बारे में, तभी तो यहाँ पे पूछा है, तो हमारा ये गलत हो गया। कह रहा है क्षेत्रफल परिमाण उलझ गए। अगर उलझता बालक तो यहाँ पे पूछता कैसे कि लंबाई बराबर चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है बच्चा सही कह रहा है क्षेत्रफल बराबर गुड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला देखिए कह रहा है कि छठे का हमारा कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार के आयत क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया, तभी तो पूछा क्षेत्रफल बराबर लंबाई, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, उत्तर देता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, छठे का हमारा पहला होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। छठा कह रहा है इसका मतलब यह कि बच्चे ने एक बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचारों का उपयोग किया है, यानी प्रयोग किया था, जो दो पक्ष के आयामों के गुणा करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर पहला था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सातवां क्या कह रहा है यहाँ पे। सातवां यह कह रहा है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिए रूढ़िवादिता की बात कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रूढ़िवादिता की बात कर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हर कोई गणित सीख सकता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, ये तो सही लग रहा है, लेकिन तीसरा देख लेते हैं, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ठीक है,
कठोर अभ्यास से नहीं, अभ्यास करने से, बार-बार प्रयास करने से सीखा जा सकता है, ठीक है? ये गलत हो गया। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय नहीं, एकदम सरल या मृदुल या फिर एवं तार्किक है, ठीक है? तो यहाँ पे तर्क के आधार पे सीखा जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा दूसरा, गणित हर कोई सीख सकता है। अगर हर कोई नहीं सीख सकता तो क्या मंगल वाले सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 8वां। यहाँ पे देखिए करा है यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या माना, इसको देख लेते हैं। हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है? क्योंकि यह गणना के लिए सूत्रों और तालिकाओं के स्थिर ज्ञान के आधारित है और यह लागू किया जा सकता है कि निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है और ज्यामिति और आंकड़े की आकृतियों के ग्राफिक अन्वेषण किया जा सकता है। और यहाँ पे कह रहा है संबंध में गणना और सूत्र एक ऐसी अवधारणा को समझना होगा ताकि लैंगिक पक्षपात या किसी अन्य कारण से न हो सके, ठीक है? रूढ़िवादिता न हो सके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए टाइप करने में गलती हो गई है, ठीक है? यहाँ पे 38 हो गया है, लेकिन हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे जो प्रश्न है 8वां, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरण किया जिसमें से समकोण वाले 4 त्रिभुज, यानी देखिए 4 त्रिभुज, यानी उसने प्रस्तुत कर दिया है 4 त्रिभुज, ठीक है? ठीक है, समकोण वाले, ठीक है? प्रस्तुत कर दिया, खींच दिया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। उपयुक्त स्थिति में से कौन सा प्रयोग किया? निगमन विधि यानी नियम का प्रयोग किया, ठीक है? नियम का प्रयोग किया, निगमन। दूसरा करा व्याख्यान, ठीक, यानी यहाँ पे व्याख्या किया है उसके बारे में। प्रयोग यानी खोज किया है। और यहाँ पे करा है आगमन, मानो उदाहरण देके समझाया है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है? आगमन विधि होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसने पहले ही बालक के समझ उदाहरण दे दिया था, ठीक है? यहाँ पे उदाहरण दिया है, प्रस्तुत कर दिया था समकोण, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या बना है। एनसीईआरटी ने भी वही माना है, ठीक है? चौथा माना है, ठीक है? यहाँ पे करा है कि आगमनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है जहाँ शिक्षार्थी के पैटर्न का पता लगाते हैं, जहाँ ध्यान देते हैं और अभ्यास करने में पहले खुद के लिए एक नियम बनाता है। और इसलिए पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा को त्रिकोण आधारित एवं आसानी से त्रिकोण की अवधारणा के बारे में बच्चे के पिछले ज्ञान को जोड़कर बताया जा सकता है। यानी बालक को पहले क्या पढ़ाया गया था उसके आधार पे यहाँ पे त्रिभुजों की संरचना बना दी गई थी 4, ठीक है? और बालक उसी के आधार पे इस प्रश्न को सोल्व कर रहा था, यानी यहाँ पे उदाहरण द्वारा होगा, ठीक है? आगमन विधि द्वारा होगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं 9वां क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा। देखिए यहाँ पे 9वां हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा, नहीं की बात कर रहा है। तो हमारा पहला कह रहा है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाई जा सकती है, राइट है, ठीक है? शिक्षक द्वारा जो पढ़ा लिखा होगा वही तो बनाएगा, जो बालक प्राथमिक स्तर पे वो कैसे बना सकता है, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि संकल्पना मानचित्र प्रकृति के पदानुक्रमित होता है, ठीक है? यानी क्या घटित हो रहा है, क्या है, स्थिति क्या है, उसके अनुसार, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ के सहायक होती है, ठीक है? पहले की मानचित्र क्या है और अब की ज्ञान क्या है, ठीक है? इस आधार पे पहले को नए में जोड़ना, ठीक है? ये भी हमारा सही है। और चौथा कह रहा है हमारा, देखिए 9वां का चौथा कह रहा है हमारा कि संकल्पना मानचित्र अंतः संबंध, यानी दोनों में संबंध है, अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक संग्रह को प्रस्तुत करता नहीं, लिंक संग्रह को प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ उसके क्या है, संग्रह को प्रस्तुत करता है, लिंक संग्रह को नहीं, ठीक है? जोड़ता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमारा चौथा ही राइट आंसर होगा। यहाँ पे नहीं सत्य नहीं की बात किया है, तो चौथा हमारा गलत था, यही सही था। चलिए उदाहरण देख लेते हैं क्या कर रहा है एनसीईआरटी ने, क्या माना है। थोड़ा धुंधला है, लेकिन स्कैन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी रख दिए गए हैं। मानचित्र दिए गए आंकड़ों के प्रतिनिधित्व करते हैं जो संचालित किए किसी भी अवलोकन, यानी देखने की अवलोकन परिणाम है जिसका अवधारणा और लिंक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये प्रथम सूचना होती है, ठीक है? क्योंकि ये प्रथम सूचना होती है, यहाँ पे अवधारणा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो था चौथा था, ठीक है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। अब प्रश्नों को सोल्व करेंगे बारी बारी से, और आप लोगों को समय दिया जाएगा, इसमें समय दिया जाएगा 5 सेकंड, ठीक है? 5 सेकंड में आप लोगों को प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 2/3 + 4/5 को हम क्या कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, एक सही 6/15 होगा, एक सही 7/15 होगा, या फिर कह रहा है कि 6/15 होगा, या फिर 8/15 या फिर 6/15। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, 5 सेकंड के अंदर आप लोग बताइए, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। देखिए हम लोग एकदम शार्ट से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो इसके हर हैं, हर को हम क्या करेंगे, लसा लेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है? अब तिरिया का गुणा कर देंगे, ठीक है? 5 दूना कितना होगा हमारा 10 होगा, प्लस का निशान है यहाँ पे, देखिए प्लस का निशान है तो प्लस कर देंगे। 4 तिरिया कितना होगा 12, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ऊपर वाली संख्या अंश को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 22/15, ठीक है? 22 बटे अगर 15 आ जाएगा तो 22 में 15 से भाग दे दीजिए,
आपका आंसर आएगा 1 सही 7/15। ठीक है, आंसर जो आएगा आपका 1 सही 7/15। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ पे 22 से आप 15 से भाग दीजिए। ठीक है, 15 इकाई 15 हो गया हमारा, बचा कितना 7 बचा। ठीक है, तो 1 सही 7/15 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो राइट था यहाँ पे हमारा दूसरा सही था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हमारा हमारा कह रहा था, यहाँ पे देखिए कह रहा था हमारा कि जो प्रश्न था हमारा कि 2/3 था और 4/5 था। 2/3 था और 4/5 था। 2/3 प्लस 4/5 था। ठीक है, तो अब इसका लसा लेंगे हम 3 और 5 का। तो अगर लसा आप लोगों को निकालने आता है, ठीक है, तो 3 और 5 का हम लोग लसा लेंगे। तो 3 एक बार में आएगा और 5 उतार लेंगे, फिर 5 एक बार में कटेगा तो हमारा बचेगा 3 × 5 तो बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब 15 हो गया। अब हमारी संख्या थी 3/5 था, 3/5 प्लस था 4/5 था। ठीक है, यही था ना? नहीं, यहाँ ये नहीं था हमारा, हाँ 3 था। ठीक है, 2/3 था। ठीक है, तो हमारा 2/3 प्लस 4/5 था, तो हमारा लसा आया था 15। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और 4 3 यहाँ 12 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 22 आ गया और 15 22 में 15 से भाग देंगे तो 1 सही 7 हमारा 15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो था 1 सही 7/15 था। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा। यहाँ पे देखिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही इसका सोल्व करने की विधि था। यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा भी किया है और लसा लिया है। 3 और 5 का लसा लिया तो 15 आया और यहाँ तिर्यक गुणा किया तो 10 और 12 आया, 22/15 आया। इसको भाग दे देंगे तो हमारा 1 सही 7/5 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है हमारा यहाँ पे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। यहाँ पे ठीक नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। कह रहा है कि ये चारों में से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। दूसरा कह रहा है कि इनमें से 2 समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे कह रहा है इनमें से 2 आयत हैं और इनसे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक नहीं की बात किया है, तो हमारा राइट आंसर कौन जाएगा? पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो आप लोग जल्दी से बताइए। पिछले प्रश्न का जो पिछले वर्ष पेपर हुआ था उसका प्रश्न है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 11वें का हमारा क्या होगा? तो 11वें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो 11वें का जो आंसर होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सभी समांतर, यहाँ पे चतुर्भुज हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 समांतर चतुर्भुज है, ये भी सही है। यहाँ पे 2 आयत हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे बात कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यही हमारा ठीक नहीं था। ठीक है, तो हमारा आइए देख लेते हैं क्या कहा है यहाँ पे। दिए गए सभी आकार समांतर चतुर्भुज हैं, इस प्रकार दिया गया कथन गलत है। ठीक है, यही हमारा सही था। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और प्रश्न है हमारा। देखिए यहाँ पे कह रहा है इसको सोल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम है 5 ही सेकंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 1100। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा? कौन सा संख्या जो 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 12वें का पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा? तो इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि 11,000। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 11,000। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, देख लीजिए एक बार, ये सोल्व करिए। चलिए, यहाँ पे कह रहा है 11,000 की बात कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 1100 की बात कर रहा है। ठीक है, 1100 की बात कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर रहा है 11, सॉरी यहाँ पे देखिए एक सुना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 1100, 11,000, फिर बात कर रहा है कि 1100, फिर बात कर रहा है 11 की। ठीक है, तो अब इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। 1 कितना हुआ? 2 हो गया और 1 उतार लेंगे। तो अब देखिए इसमें से संख्या हमारी कौन सी सही हो रही है। ठीक है, हमारी कौन सा प्रश्न सही हो रहा है? पहला एकदम राइट आंसर जा रहा है, तो ठीक है, हमारा पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा था हमारा 11,1111। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा था, तो 11,000 पहले लिखेंगे हम लोग, फिर 1100 की बात किया है। ठीक है, फिर बात किया है 11 की। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, 1 उतार लेंगे, फिर 0 1 उतार लेंगे, फिर 1 उतार लेंगे, फिर यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 1 उतारेंगे तो 12,111 होगा। हमारा राइट आंसर यही था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे जोड़ा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर था यही सही था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए 13वां देख लेते हैं। 13वां हमारा क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। कह रहा है हमारा कि
एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य कह रहा है कि विक्रय मूल्य का अनुपात 20 अनुपात यहाँ पे 23 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रतिशत की बात कर रहा है, प्रतिशत में सभी लोगों को पता होता है कि 100% में होता है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है, हमारा आंसर कौन सा होगा। 23 अनुपात 20 अनुपात 23 का लाभ प्रतिशत में ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो आंसर हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 13वें का। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका 13वें का आंसर कितना होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि 25% होगा, 15% होगा या फिर 20% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 13वें का हमारा होगा दूसरा, ठीक है। दूसरा कैसे होगा चलिए देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, हमारा पहला कर रहा है कि 20 अनुपात 23 का रहा है, ठीक है, 23 का रहा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, सेल्स प्राइस और क्रय मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। पहले हम लोग 20 की बात किया है तो पहले 20 को रखेंगे, फिर इसके बाद अनुपात की बात किया है, फिर इसके बाद हम 23 को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखेंगे इनका अंतर कितना है, ठीक है। 20 और 23 का अंतर कितना है, जल्दी से बताइए। 23 इसका अंतर कितना है, तो 3 हमारा है, ठीक है। इनका अंतर जो आया है हमारा 20 का अनुपात 23 का अंतर जो आया है हमारा 3 का आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे और पूछा है कि हमारा प्रतिशत ज्ञान पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3/20 कर देंगे, ठीक है। 3/20 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो हम घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, अब इसको गुणे 100 करेंगे हम लोग, ठीक है। 100 करेंगे और इसको काट देंगे, ठीक है। तो 20/25 कितना हो गया हमारा 100, ठीक है। 20/25 100, तो हमारा बचा कितना, 3 बचा, तो 3 गुणे 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे इनका अंतर निकालना था, 30 था, ठीक है। 23 और 20 का अंतर निकालेंगे तो 30 हो गया। यहाँ पे प्रतिशत की बात क्या है, ठीक है, तो 23 का हम हटा देंगे। अगर यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं करता, यहाँ पे क्रय मूल्य के स्थान पे विक्रय मूल्य रहता तो हम 23 को रखते हैं दूसरी संख्या को। अगर क्रय मूल्य पूछा है पहले तो हम लोग 20 को रखेंगे, ठीक है। तो हमारा 3 आया, इनका अंतर 3 आया, तो 20/3 करेंगे और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 100 कर देंगे, और या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3/20 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। और इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 गुणे 5 करेंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो आंसर जो आएगा हमारा पहला, हमारा 13वें का दूसरा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न में, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचता है, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है और 11 रुपये में 10 पेन बेचता है, तो लाभ होगा या हानि, प्रतिशत में बताइए, ठीक है। अगर बेच रहा है 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये में लेके 11 पेन और 11 रुपये में बेच रहा है 10 पेन, तो उसको लाभ होगा, ठीक है। सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत में कितना होगा हमारा, पहला होगा 21%, दूसरा होगा 25 या फिर 30% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14वें के आंसर जल्दी से बताइए, हमारा आंसर क्या होगा हमारा। तो आंसर चलिए देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे 21% होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। उसने पहले खरीदा कितने में, ठीक है। यहाँ पे खरीद की बात किया है, तो ठीक है, खरीद की बात किया है उसने, तो पहले 10 रुपये में खरीदता है, कितने पेन खरीदता है, 11 पेन खरीदता है, ठीक है। बेचता कितने में है, ठीक है, बेचता कितने में है, 11 रुपये में 10 पेन बेचता है, ठीक है। तो अब इनको क्या करता है, प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पेन 11 रुपये में बेच रहा था और 11 पेन 10 रुपये में, 10 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे 10 रुपये की 11 रुपये में, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 10 दहा में 100 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे हानि पूछा है, ठीक है, हानि या लाभ पूछा है, तो इसमें से घटा देंगे, 11 दहिया में 121 होगा, ठीक है। 121, अब 100 में से 121 घटाइए, ठीक है। तो 100 में से 21 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 21 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने खरीदा कितने में, ठीक है, खरीदा कितने में था, उसने 11 रुपये में 10 रुपये में 11 पेन खरीदा था, और बेचा कितने में था हमारा, 11 रुपये में 10 पेन बेचा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 10 दहा में 100 हो गया हमारा, माइनस 11 121, ठीक है। तो 121 में से 100 घटाएंगे हम, तो हमारा बचेगा कितना, 21, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा पहले में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। उसने खरीदा कितने में था, देख लीजिए। खरीदा था उसने कितने में, 10 रुपये में खरीदा था, हमारा कितना 11 पेन खरीदा था, और 11 रुपये में उसने बेचा था, ठीक है। 11 रुपये में 10 पेन बेचा था। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो 10 दहिया
10 रैया में 100 हो जाएगा और 11 रैया में 121 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर जो आएगा 21 आएगा। ठीक है, 121 में से 100 घटाइए, आपका 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा राइट आंसर था। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि 70, यहाँ पे कह रहा है 70 5600। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 70,560। ठीक है, में 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणनफल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है कि 70,560 में, ठीक है, 5 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। स्थानीय मान और गुणनफल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो हम लोग पहला आंसर सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से 5 सेकंड में सॉल्व करिए आप लोग। सॉल्व करिए इसको, देखते हैं कितने में कितने लोगों का सही आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 70। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 70 56 0। ठीक है, यहाँ पे ये बताया और इसका स्थानीय मान निकालेंगे हम। तो एक गुणे हम करेंगे 0 तो बराबर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, 6 करेंगे तो 6 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 5 की बात किया है। ठीक है, हमारा बस हम लोग स्थानीय मान किसका निकालेंगे। ठीक है, बस 5 का और 6 का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 का निकालने की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे 70 56 00 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 6 की बात किया है तो 6 का निकालेंगे, हमारा 10 पे स्थान पे है तो गुणे 6 करेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा कितना आएगा, हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका 60 आ जाएगा और इसका पूछ रहा है तो यहाँ पे आएगा हमारा 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 आ जाएगा। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 और यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 0 0 0। इसका आंसर जो आएगा हमारा यहाँ पे 6 30। ठीक है, इसका डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, 6 30 हमारा आंसर जो आएगा पहला आएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा पहला आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात कर रहा था। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे कमी पड़ रही है पेजों की, यहाँ पे देख ले कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए कह रहा है यहाँ पे 70 की बात किया है, 56 की बात किया है, 00 की, यहाँ पे 5 6 की बात किया है। तो इसका अगर हम 6 गुणे 10 करेंगे तो हमारा आएगा बराबर 60 आ जाएगा। और 5 की बात किया है तो यहाँ पे हम अगर 5 गुणे यहाँ पे बात करेंगे 100 की तो हमारा आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम गुणा कर देंगे, 500 में 60 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 500 में 60 की गुणा करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6 में 0 गुणा करेंगे 0, 6 में 0 गुणा करेंगे 0, 6 5 30। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 3। ठीक है, हमारा 30,000 आएगा। ठीक है, तो आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे, आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं आगे है। ठीक है, आंसर नीचे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।